नमस्कार दोस्तों, हमने अभी तक आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो दिया। हमने आपको मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या होती हैं ये बताया। हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे डिटेल वीडियो बनाई। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं और वीडियो को देखें, नहीं तो आपको उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए आज हम अपना अगला टॉपिक, अगला कंसेप्ट शुरू करते हैं जिसे कहते हैं इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि आपको सुनाई दे रहा है, आपको समझ आ रहा है कि इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है। कभी भी इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स कब होती है? इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, याद रखना दोस्तों, जब भी इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए दो नेसेसरी शर्तें हैं, कंडीशंस है जिनका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली नेसेसरी शर्त क्या होती है कि वो, अगर देखो, जब भी इक्विटी की बात होगी तो कम से कम दो लोग तो पक्का होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, दो लोगों के बीच में कंपेयर होगा, तो यहां पर भी हमारे पास कम से कम दो मैट्रिक्स होगी और ज्यादा से ज्यादा भी दो ही होनी चाहिए। तो यहां पर पहली नेसेसिटी ये है कि दो मैट्रिक्स हो और दोनों सेम ऑर्डर की हो। बोथ द मैट्रिक्स शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी नेसेसिटी कंडीशन क्या है कि दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का आपको पता है A11, A12, A21 और A22। और हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है A11, A12, बी A21 और A22। ये दोनों मैट्रिक्स को ए और बी इक्वल कब होगी? इन दोनों को इक्वल कब कहा जाएगा? जैसे कि आपको दिख रहा है ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होगी। जब ये A11 इस A11 के बराबर होगा। A11 इज इक्वल टू A11 इसका A11 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जैसे कि देख लो कि इस मैट्रिक्स में जो A11 की जगह है और बी मैट्रिक्स में भी A11 की जगह पे यही चीज होनी चाहिए, तब इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स होती है। A12 की जगह यही A12 होना चाहिए, A21 की जगह यही A21 होना चाहिए और A22 की जगह यही A22 होना चाहिए। क्या आपको समझ लगी? अब ये तो जनरली मैंने आपको समझाया, आपको एक सम करके दिखाता हूं। अब ये देखिए, लेट्स से 2013 ए मैट्रिक्स है हमारी 2013। अब बी मैट्रिक्स भी हमारी क्या होगी? 2013। यहां पे क्या है? इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे देखिए, A11 की जगह क्या है? A11। A12 की जगह क्या है? A12। A21 की जगह क्या है? A21। A22 की जगह क्या है? A22। तो इस कंडीशन में इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स होगी। इस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज द साइन ऑफ इक्विटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या आपको समझ लगा इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? बिल्कुल। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर मैं आप यहां पर समझ सके और मैं आपको समझा सकूं तो समझिए। अगर मान लीजिए यहां पर ऐसा ना हो कि इस बी मैट्रिक्स में क्या हो, इस बी मैट्रिक्स में
हो 1 3 2 0, तो क्या ये इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स है? क्या आपको क्या लगता है कि ये इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स तब नहीं होता कि मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम हो। इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स तब होता है कि जब एक मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करना जरूरी है। देखिए, 2 की जगह पे 2 ही होना चाहिए था, बट यहां पे 2 की जगह पे 2 ना होके 1 है। मैट्रिक्स में 2 जरूर है, बट वो उसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। 0 की जगह 0 ना होके 3 है, 1 की जगह 1 ना होके 2 है, और 3 की जगह 3 ना होके 0 है। तो इस केस में इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगी, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगी। बस इतना सा कंसेप्ट है इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का। मैं आपको 1 से 2 सम कराने की कोशिश करता हूं और आपका हो जाएगा इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट। देखिए, अब हम आपके लिए एक सम लेके आए हैं। यहां पर 2 मैट्रिक्स दी हुई है। अगर जैसे हमें पता है कि मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म को मैट्रिसेस कहते हैं, 2 मैट्रिसेस दी हुई है। अब यहां पे हम देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या यहां पे फॉलो हो रही है? क्या दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर पे हैं? यस, जैसा कि आपको दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है। देखिए, ये मैट्रिक्स भी 3/2 ऑर्डर की है और ये मैट्रिक्स भी 3/2 ऑर्डर की है। तो और हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? कहते हैं गिवन दैट बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द गिवन वैल्यूज x y z a b c। अब देखिए, अगर हमें इन्होंने क्या ही दिया कि बोथ द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, इक्वल होने के लिए क्या करते हैं? जब इक्वल होने के लिए जरूरी है कि दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो, बट ये ऑलरेडी इक्वल है, तो क्या होगा? वाइस एंड वर्सा। बिल्कुल, अगर ऑलरेडी इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो x की जगह पे क्या होगा? -1.5। बिल्कुल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1.5। y की जगह क्या होगा? 0। z की जगह क्या होगा? 2। a की जगह क्या होगा? √6। b की जगह क्या होगा? 3। और c की जगह क्या होगा? 2। तो इस तरह आपको इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा किसी भी वैल्यूज को ड्राइव करने का तरीका बता दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला सम करते हैं। अगले सम में क्या है? कहते हैं कि आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई है और बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z a b c। अब यहां पे देखिए, फिर से इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसर्न आ रहा है। तो अगर इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसर्न आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या ये बोथ आर सेम ऑर्डर? जी बिल्कुल, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, दोनों 3/3 मैट्रिक्स हैं। और अगर 3/3 मैट्रिक्स हैं तो और इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स हैं तो क्या होगा? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। बिल्कुल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? सेम। तो यहां पे क्या देखिए, x + 3 की जगह क्या होगा? 0। z + 4 की जगह क्या होगा? 6। 2y - 7 की जगह ये होगा, ये इसकी जगह ये होगा, इसकी जगह ये होगा। तो ऐसे करके हमने अपनी वैल्यूज को निकालना है और इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के क्रम में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? देखिए, जैसे कि हमें पता है कि x + 3 की जगह क्या है? 0। तो लिखिए x + 3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। हमारा पहला आंसर आ चुका है। x y z a b c निकालना है तो x हमारा आ चुका है। दूसरा देखते हैं, z + 4 = क्या होगा? 6। ये और ये इक्वल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 - 4, z = क्या हो जाएगा? 2। तो यहां हमारा दूसरा एलिमेंट आ गया। अब आगे देखिए, अब देखिए 2y - 7, 3y - 2, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए। 2y - 7 = 3y - 2 होगा। तो क्या होगा? देखिए 2y - 3y इधर आ जाएगा, -3y = -2, -7 इधर आ जाएगा +7 में। 2y - 3y -y प्लस माइनस 7 - 2 5, और ये प्लस का होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो यहां से हमारी x, y और z की वैल्यू आ चुकी है। क्या आपको समय लगा दोस्तों? मुझे लगता है आपको ये तीनों वैल्यूज जो मैंने निकाली हैं समझ आ चुकी हैं। x, y और z की वैल्यूज समझ आ चुकी है। अब हमारा निकालने वाला रह गया है a, b और c। जैसा कि ये देखिए, अब -6 की जगह -6 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
a माइनस वन की जगह क्या है -3, a माइनस वन की जगह क्या है -3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 -1 इधर आके +1, तो a क्या हो जाएगा -2। यहां देखिए a की वैल्यू भी आ गई, तो आगे 0 की जगह क्या है 2c + 2, 2c + 2 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू -2, तो c कितना आ गया -1, तो यहां आपकी c की वैल्यू भी आ गई। और अब रह गई हमारी b की वैल्यू, b की वैल्यू कहां से आ जाएगी, यहां से आ जाएगी। ये देखिए b -3 इज इक्वल टू 2b + 4, तो b -2b इज इक्वल टू 4 + 3, b -2b स्टैंड फॉर -b, 4 + 3 7, तो b कितना आ गया -7। तो इस तरह आपने इस मुश्किल क्वेश्चन में से आसानी से a और b और c, x, y और z की वैल्यूज निकाल ली हैं, और आपको मुझे लगता है समझ आ भी चुका है और सम कराने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक सम आपको कराऊंगा। हम एक और सम लेके आए हैं, ये देखिए यहां पर भी सेम चीज है। यहां पे ये सिंबल लगा होगा तो आप समझ जाना कि इसमें इनहेरेंट है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यहां पर भी देखिए, यहां पर कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, कितनी रोस है कितनी कॉलम्स है, 3/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, अब ये प्लस के सिंबल है, इसको अलग एलिमेंट मत कंसीडर कर लेना, दोनों इक्वल है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये देखो x + y + z इज इक्वल टू 9 होगा। यहां पे तो भाई x + y x y z किसी की वैल्यू निकली, तो हम दूसरी इक्वेशन ट्राई करते हैं। दूसरी इक्वेशन देखिए x + z इज इक्वल टू क्या है 5, और तीसरी इक्वेशन से y + z इज इक्वल टू क्या है 7। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी इक्वेशन कहां भरूं क्या करूं, तो मेरे दिमाग में बात आई x + z की वैल्यू 5 है, तो क्यों ना मैं इस पूरी वैल्यू को यहां भर दूं। क्या कुछ लग रहा है आपको, देखिए x यहां पर भी है z यहां पर भी है, दोनों प्लस में है, तो मैं यहां इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, x + z + y इज इक्वल टू 9 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो x + z की कंबाइन वैल्यू कितनी है, x + z की वैल्यू कितनी है 5 + y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 - 5 इज इक्वल टू 4। यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई। क्या आपको समझ आया, बिल्कुल बिल्कुल आया होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब इस y की वैल्यू को मैं यहां भर दूंगा, 4 + z इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 - 4, z इज इक्वल टू 3, तो यहां से मेरी z की वैल्यू मिल गई, z कितना आ गया 3, बिल्कुल 3 आ गया। अब y भी मिल गया z भी मिल गया, तो मुझे तो z चाहिए था x निकालने के लिए। देखिए x + z की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 - 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। यहां से मुझे x की वैल्यू भी मिल गई है। क्या आपको समझ आ गया दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपने कैसे सोल्व करना है। दोस्तों चलो हम अपने मैट्रिक्स की इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स की सीरीज का आखिरी सम कर रहे हैं। ये अपनी तरफ का मोस्ट डिफिकल्ट सम है। इस मोस्ट डिफिकल्ट सम को हम मोस्ट इजी सम बनाने की कोशिश करेंगे, बेशर्त आपको समझ आना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहां पे दिख रहा है कि इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। मतलब a - b की जगह क्या होगा -1, 2a + c की जगह क्या होगा 5 होगा। यहां पे 2a - b की जगह क्या होगा 2a - b की जगह 2a - b की जगह होगा 0, और 3c + d की जगह क्या होगा 13। क्या ये चार इक्वेशन आपको समझ आ गई बन रही, बिल्कुल, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है, तो ऐसा ही होगा। तो ये इन चार इक्वेशनों को सोल्व करके a b c और d की वैल्यू मैंने ड्राइव करनी है। अब यहां पे देखिए जो सेम वैल्यू, मतलब जिनमें a और b आ रहा है, पहले वो ले लेते हैं। देखिए एक तो इसमें a b आ रहा है, एक इसमें a b आ रहा है, तो यहां देखिए 2a - b इज इक्वल टू 0, a - b इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन मैंने ले ली। अब याद कीजिए 10वीं क्लास का एलिमिनेशन मेथड, क्या याद आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, क्योंकि यहां 1 है, इसको कर देना है 2 से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a - b इज इक्वल टू 0 और 2a - 2b इज इक्वल टू 2। यहां 1 है ना, तो -2 कहां से आएगा,
यहाँ -1 है, a माइनस बी -1 -1 -2, यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 2b माइनस बी, और यहाँ पे आ गया 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में भर देंगे, जैसे कि देखिए मान लीजिए हमने a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन थी, इसमें भर देंगे तो a माइनस 2 इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो a हमारा कितना आ गया 1। तो हमारे पास a और b की दो वैल्यू मिल चुकी हैं। इस a और b की वैल्यू को हमने किसी ना किसी इक्वेशन में भरना है, बाकी दो इक्वेशन में भरना है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए अगर a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में भरता हूं तो देखिए 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। 2a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 2, सॉरी a की वैल्यू क्या है हमारी 1, प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c हमारा कितना आ गया 5 माइनस 2, और c हमारा कितना आ गया 3। तो यहां से आपको c की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमारी b की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी, तो हमें कौन सी वैल्यू बची d की वैल्यू। d की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी, तो 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। 3c कितना है हमारा 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9 प्लस d इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपको a b c और d चारों एलिमेंट्स की वैल्यू मिल चुकी है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था। इस तरह हमारा इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों। हमारा टारगेट सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर करने का है, तो हमारे इस टारगेट को प्लीज अचीव करने में हमारी हेल्प करें। हम भी आपकी मैथ की प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करेंगे, पूरी तैयारी करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करेंगे और आपका साथ देंगे। बेशर्त आप भी हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।